Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. No, sir. Good afternoon, sir. Hari Yogender, good afternoon. योगेंद्र कहाँ चला गया? Afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून। आ रहा होगा सर, आ गया सर। योगेंद्र आ गया। चलो, अच्छी बात है। ये मैंने एक स्क्रीन शेयर की, ये सबको विजिबल हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो, अच्छी बात है। आज कुछ पढ़ा जाए। अब जितना हम लोगों ने एक बार प्रेजेंटेशन में पढ़ा तो उतना मैंने साहब आपको लिखवा दिया है, तो थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं, फिर लिखने का कार्यक्रम बाद में करेंगे, ठीक है? Okay, sir. वेरी नाइस। Nice. Controlling. कहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया है? कंट्रोलिंग तक। Am I right? Yes, sir. चलिए, इसके बाद आज का जो फ्रेश टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। आप लोग अपने सिलेबस से भी टॉपिक को मैच करते जाइए कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोर्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। सबके पास सिलेबस है ना? चलो ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, बेसिकली चार ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपने माइक ऑफ कर दीजिए, और दूसरी बात ये है कि सिस्टम पे की स्ट्रोक कोई नहीं करेगा। कोई भी कीबोर्ड से ना कुछ टाइप कर रहा होगा, ना कोई कुछ लिख रहा होगा। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चुपचाप उसको सुनिए और रिकॉर्ड करने की कोशिश मत करिए। मैं जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ आपको सब दे दूंगा, मटेरियल पीडीएफ भी दे दूंगा, पीपीटी दे दूंगा। बस फॉर अ टाइम बिंग के लिए आप carefully listen me what I am saying, understand? Otherwise you will create a problem while or when I will try to आपको लिखाने की कोशिश करूंगा तो आप प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, सर ये नहीं समझ में आ रहा है, ये नहीं लिखाया, ये वो। तो ऐसा काम मत करिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं कहाँ था? मैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में था। बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। फर्स्ट वन इज गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम एफर्ट्स।
मतलब मैनेजमेंट का प्रयास हमेशा ये होता है, तो मैनेजमेंट जो भी एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिस चीज का ही मैनेजमेंट होगा, हमेशा वो कोशिश करता है कि हमें कम से कम एफर्ट में, कम से कम मेहनत में हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट मिल जाए। हमारी आपकी भी यही कोशिश होती है कि कम से कम पढ़ना पड़े और ज्यादा से ज्यादा नंबर हमको मिल जाए। दूसरा कह रहा है इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री, बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो हर बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट होगा, वो कोशिश करेगा कि अपने प्रोडक्शन की एफिशिएंसी मींस अपना प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। वो बढ़ेगा कब? जब मैनेजमेंट बेटर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेगा। और अच्छी पॉलिसी के तहत क्या होगा कि मार्केट्स में प्रोडक्ट की, आपके प्रोडक्ट की, जो भी बिजनेस होगा उस बिजनेस के प्रोडक्ट की डिमांड जब बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स कि इनडायरेक्टली इस पॉइंट के थ्रू मैनेजमेंट ये कहना चाह रहा है कि हमें अपने प्रोडक्शन के साथ साथ अपने प्लानिंग को भी बेहतर बनाना होगा। प्लान बेहतर होगा तो उस प्लान के तहत हमारी पॉलिसीज बेहतर होगी तो मार्केट से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड आएगी। प्रोडक्ट की डिमांड होगी तो हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है। थर्ड वन कह रहा है कि मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में मतभेद और मनभेद नहीं होना चाहिए, उनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए और दोनों एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझें, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एम्प्लॉय के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई कैजुअलिटी हो जाए और वो बहुत वर्षों से, बहुत पुराने समय से किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो जिस कंपनी का एम्प्लॉयर होगा वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को ध्यान दे, भाई इतने समय से हमारे लिए काम कर रहा है ये एम्प्लॉय, तो भाई थोड़ा सा इसको हम सपोर्ट कर दें। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी ध्यान देगा मैनेजमेंट कि भाई मैनेजमेंट एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में सामंजस्य बैठा है। फोर्थ वन इज ह्यूमन बेटरमेंट एंड सोशल जस्टिस। भाई हर जगह इंसानवाद, समाजवाद जरूरी है और न्याय प्रक्रिया होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय से कोई गलती हो जाए, गलती से गलतियां हो जाए और मैनेजमेंट उस पर बरस जाए। इस तरह का चीजें नहीं होना चाहिए। सामाजिकता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, ह्यूमन नेचर होना चाहिए और सामाजिक न्याय उसके साथ होना चाहिए। जो जिस चीजों की उसको नीड होगी वो उसको मिलना चाहिए। तो दीज आर द सब बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे मैनेजरियल पोजीशंस होती हैं। हमारा बॉस होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, उसके नीचे क्लर्क्स होते हैं, उसके नीचे सुपरवाइजर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो जैसा जिसका जो काम होता है उनके काम के हिसाब से लेवल ऑफ मैनेजमेंट को बना दिया जाता है। उनके काम के हिसाब से उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया जाता है। बेसिकली 3 टाइप्स और 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। नंबर 1 इज टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। दूसरा है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। एंड द थर्ड और लास्ट वन इज लो लेवल मैनेजमेंट, जिसको सुपरवाइजरी भी बोलते हैं, ऑपरेटिव बोलते हैं और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी बोलते हैं। एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको देख लीजिए। इसमें वही चीज लिखी हुई है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव कोचिंग होता है, मींस जो टॉप लेवल का होगा उसको एग्जीक्यूटिव कोच कहने की कोशिश कर रहे हैं। यही बंदा जो टॉप लेवल पे होगा, यही चेंज मैनेजमेंट होगा। मींस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस के अंदर जो भी बड़ा चेंजेस होगा वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। थर्ड वन इज लीडरशिप। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं होगा तो लीडरशिप नहीं हो पाएगी। लीडरशिप कब होती है भाई? जब टॉप लेवल वाला फाइनेंशियल पैसा सैंक्शन करता है, तब जाके मिडिल लेवल वाला उन चीजों को इंप्लीमेंट करा पाता है, लोगों को कहीं घूमने फिरने भेजता है। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप। एंड द लास्ट वन इज डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट। डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट मतलब दूसरी कंपनी से टाई अप करना, एकता बनाना एंड सो ऑन। सेकंड वन इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या कर रहा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। दूसरा, टीम को बनाता है कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। लोगों के अंदर टैलेंट को डेवलप करता है, उनकी परफॉर्मेंस को बेस, उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, एक्सेट्रा। लो लेवल मैनेजमेंट। लो लेवल मैनेजमेंट में बेसिकली डे टू डे वर्क होता है, सुपरवाइज किया जाता है, ऑपरेशंस कंपनी में जो काम हो रहा होता है उनको रिपोर्ट किया जाता है, एक्सेट्रा। इट्स ऑल अबाउट योर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक छोटे से डायग्राम के थ्रू तो मैंने दिखा दिया, लेकिन इसमें होता क्या है? इसमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं,
मैनेजिंग डायरेक्टर, जो मैं अपने एग्जांपल से आपको पहले ही बोल रहा था, एमडीज आते हैं, ये हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट के बॉडीज होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जो जिनको हम टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। बेसिकली इस मैनेजमेंट के पास होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी होती है, पावर होती है, ये अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस, अपने जो भी कंपनी होगी उसके गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने पॉलिसीज को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्य, अपने गोल तक पहुंच जाए। और यही वो बंदे होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, जो किसी भी प्लानिंग, पॉलिसीज और कोऑर्डिनेशन के बीच में बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करते हैं। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा, मैनेजर होगा, उनको प्लानिंग से कोई मतलब नहीं है, उसको बॉस ने बता दिया भाई ये काम करना है, करवाना है, तो वो चीजों को फॉलो करता है, करवाता है। तो टॉप लेवल सबसे ज्यादा प्लानिंग पे काम करता है और कोऑर्डिनेशन पे काम करता है। तो दीज आर द सम रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये अगेन फिर आ गया रोल्स ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए पहला पॉइंट ही बता रहा है कि टॉप मैनेजमेंट लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो उद्देश्य बनाता है कि हमें क्या करना है, और एंड ब्रॉड पॉलिसीज फॉर द एंटरप्राइज, और किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए दूरदर्शी पॉलिसीज भी बनाता है कि भाई ये काम कैसे होगा, किसके किसके सहायता से होगा, क्योंकि एक दो दिन में तो कोई काम बिजनेस में नहीं होगा ना, वो तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना होगा लंबे समय के लिए। तो ये काम किसका है? टॉप लेवल। It issues necessary instructions for preparation of department budgets। यही मैनेजमेंट है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो हर डिपार्टमेंट के बजट्स को मैनेज कर रहा होगा, उनके शेड्यूल्स को मैनेज कर रहा होगा, उनके काम करने की शैली प्रक्रिया को मैनेज कर रहा होगा। It prepares strategic plans and policies for the enterprise। ये बिजनेस के स्ट्रैटेजिक प्लान्स बनाते हैं। स्ट्रैटेजिक प्लान्स हमने कल डिस्कस किया था कि जो 3 साल और उससे ज्यादा समय के लिए प्लान बनते हैं, वो प्लान्स कौन बनाते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट। और पॉलिसीज को भी यही बना रहे हैं। The top management is also responsible toward the shareholders for the performance of the enterprise। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स भी होते हैं, और उनकी जो भी काम करने की प्रक्रिया होती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सर उसको सेकंड पॉइंट समझा दीजिए एक बार। क्या चीज? सेकंड पॉइंट लास्ट वाला में। The top management is also responsible towards the shareholders for the performance of the enterprises। एक किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड पॉइंट, इट इश्यूज नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस, ये वाला कह रहे हैं? यस सर, यस। अच्छा, एक मिनट। एक्चुअली मुझको मिनी कोरोना हुआ है। मिनी कोरोना इन द सेंस ऑफ सर्दी जुकाम खांसी हो रखी है, तो बीच बीच में प्यास लग रही है, नाक बह रही है, तो इसलिए मैं सॉरी बोलना पड़ रहा है। मैं कह रहा था कि इट इश्यूज नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट बजट्स, प्रोसीजर्स एंड शेड्यूल्स। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ये हर डिपार्टमेंट, क्योंकि एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो यही मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस, निर्देश जारी करता है कि वो अपने बजट्स को प्रिपेयर करे और इतने बजट के अंदर काम करना है। उनको बजट रिलीज करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। भाई आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा, आपको इतने पैसे में अपना मैन पावर, बिजली, मशीन, प्रोडक्शन सब कुछ करना है। प्रोसीजर्स, काम करने का तरीका बताता है, मशीन दिलवाता है, टाई अप कराता है, कौन कराएगा? टॉप लेवल मैनेजर। और यही शेड्यूल बताएगा कि हमारी कंपनी में किस किस शिफ्ट में काम होगा, क्योंकि अदरवाइज गवर्नमेंट से हमको परमिशन भी लेनी होती, भाई हम ये काम करने जा रहे हैं, इतने से समय में मैन पावर का यूज करेंगे, अदरवाइज जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, हर्डल्स क्रिएट होगा, गवर्नमेंट फिर हमको ब्लेम करेगी, हमको चार्ज करेगी। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट किस किस चीज को इंस्ट्रक्शंस इशू करता है? बजट के लिए, प्रोसीजर्स के लिए, शेड्यूल्स के लिए। समझ में आ गई बात? यस सर। मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कह रहा है कि बेसिकली ये जो, जैसे जब टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने पॉलिसी बना दिया, रूल्स बना दिया कि ये काम हमको करना है। अब उस काम को करवाने वाला कौन बंदा होगा? उस काम को कराने वाला, जो भी हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई है, उसको इम्प्लीमेंट करना वाला कौन बंदा होगा? जो भी हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट की फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा?
उन सबको काम करवाने के लिए और ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम हो रहे हैं उनको डायरेक्शन देने वाला कौन होगा? ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो मैनेजर्स होते हैं कंपनी में। क्योंकि टॉप लेवल के मैनेजमेंट होता है वो तो डिसीजन लेगा, लेकिन उस डिसीजन को फॉलो करने वाला और उसके नीचे काम करने वाला कौन बंदा होगा? मिडिल लेवल। तो वही लिखा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द टॉप मैनेजमेंट for the functioning of their department. They are responsible to the top level management ने जो भी decisions लिए हैं उनके लिए responsible कौन है? ये middle level management कि department में सारे functions properly हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। They devote more time to organizational and directional function. ये बहुत ज़्यादा organization में इतना समय बिताते हैं, देते हैं कि सारे विभाग या जो भी organization है, जो भी कंपनी के हिसाब से काम चल रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि किसी भी कंपनी का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर रोज कंपनी में टहल के विजिट नहीं करेगा कि सारे एम्प्लॉइज प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट नीचे क्या आएंगे? हमारा मैनेजर्स आ जाएगा, मैनेजर होगा, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जाकर चेक करेंगे कि हमारे भाई सुपरवाइजर्स काम प्रॉपरली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन there is only one layer of middle level of management, but in big enterprise there are many, there may be senior और junior middle level management। देखिए जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत ज्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं, वहां पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट कई पार्ट में टूटा होगा। जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट सीनियर मैनेजर, वो कई पार्ट्स में। और जो बहुत छोटी कंपनी होगी, स्मॉल कंपनी, वहां पे केवल मैनेजर्स ही होंगे, जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा मैन पावर की नीड नहीं होगी, वहां थोड़े से मैन पावर से ही काम चल जाएगा। रोल्स ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये क्या कर रहे हैं? दे एग्जीक्यूट द प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज एंड डायरेक्टिव्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ये मैंने अभी आपको बताया कि टॉप मैनेजमेंट ने जो भी पॉलिसीज या डायरेक्शन बनाया होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उनको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, दे पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट हमेशा एम्प्लॉयमेंट देता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब कंपनी में कितने लोगों की कमी है भाई, कितना आपको रिक्रूटमेंट करना है, ये कौन कर रहा होगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और अगर किसी को ट्रेनिंग की भी जरूरत है तो ये कौन प्रोवाइड कर रहा होगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तीसरा, दे इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन पॉलिसीज फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल पीपल और मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स बनाए होंगे। अब हमारी कंपनी में एक मिडिल लेवल, सबसे नीचे लोअर लेवल का बंदा आ रहा है, मजदूर आ रहा है, अब उसको नहीं पता कि क्या काम कंपनी में है, कैसे क्या करना है। अब बॉस तो मजदूर को जाके बताएगा नहीं, उसको बताने वाला कोई बीच का आदमी होना चाहिए। वो बीच के आदमी को ही मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहा गया है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट वाला बंदा जो भी होगा, जो भी एम्प्लॉय होगा, वो लोअर लेवल के लोगों को टॉप लेवल ने जो पॉलिसीज, प्रोसीजर बनाए हैं उसको बताएगा कि भाई हमारे कंपनी में क्या काम होता है, कैसे होता है, कब होता है। क्लियर? थर्ड, फोर्थ पॉइंट, इट आल्सो सेंड्स इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डेटा टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। कभी भी किसी भी कंपनी में जो सबसे नीचे लेवल का बंदा होगा, लो लेवल मैनेजमेंट, वो डायरेक्टली टॉप लेवल को रिपोर्ट नहीं देता है। टॉप लेवल रिपोर्ट को देने वाला बंदा मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कह सकते हैं कि स्कूल की आप बात करते हैं, आप सभी स्कूल से भी पढ़ के रिसेंटली आ रहे हैं, तो आपको कुछ कम्युनिकेशन करना है, पेरेंट्स को कुछ कहना है, फीस कम कराना है एंड सो ऑन, तो आप क्लास टीचर पे, आपके पेरेंट्स क्लास टीचर को मैसेज डायरी में लिख देते हैं, सर मैडम ये प्रॉब्लम है, तो वो मैडम उन चीजों को किसको फॉरवर्ड कर देती है क्लास टीचर? प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल तक बात पहुंचती, तो डायरेक्ट आपके पेरेंट्स प्रिंसिपल से नहीं कांटेक्ट करते, थ्रू वायर टीचर। उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जो मजदूर होता है वो डायरेक्ट बॉस से नहीं मिलता। बॉस को अगर कोई मजदूर को कुछ छुट्टियां चाहिए होती हैं 4 दिन 5 दिन की, तो वो एप्लीकेशन लिख के अपने मैनेजर देता है, तो वो मैनेजर अपने बॉस के पास जाके अपने बॉस से टॉप लेवल से वो उसकी छुट्टी सैंक्शन या अप्रूव कराता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ फोर्थ पॉइंट। दे इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ जूनियर्स मैनेजर्स। अब सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर भी होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, तो एज पर द साइज ऑफ द organization or business,
जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर रखे जाते हैं। अगर किसी कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वहां पे जो जूनियर मैनेजर होंगे उनको कौन चेक कर रहा होगा, उनकी परफॉर्मेंस कौन अप्रेस कर रहा होगा, उस कंपनी के मिडिल लेवल के सीनियर मैनेजर्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज दे आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इंस्पायरिंग लोअर लेवल मैनेजर्स टुवर्ड बेटर परफॉर्मेंस। और यही मिडिल लेवल मैनेजमेंट, भाई टॉप लेवल का बंदा आके बॉस रोज आके मजदूर को इंस्पायर नहीं करेगा कि आप लोग काम कर सकते हैं, आप लोग ये करिए वो करिए, आप लोग मतलब वो नहीं समझाएगा। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा वही बार बार अपने कंपनी के लेवल लेवल मैनेजमेंट को समझाएगा, मजदूरों से बात करेगा कि भाई आप ज्यादा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आपकी सैलरी इंक्रीज करी जाएगी, आपको बोनस दिया जाएगा एंड सो ऑन। It's all about roles of middle level management. Next, lower level of management. It is also known as supervisory operative level of management. इसको हम लोग supervisory level भी बोलते हैं और operative level of management भी बोलते हैं। और supervisory इसलिए बोलते हैं कि lower level management, इतना अच्छा नाम है lower level of management, यहाँ पे मैं मजदूर टर्म ऐसा तो ना यूज करूँ तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे सुपरवाइजर्स होते हैं जो उनसे भी नीचे मजदूर आते हैं, तो सुपरवाइजर्स उनको चेक करते हैं कि मजदूर प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं। मींस डेली लेवल पे ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो डेली रूटीन वर्क हो, मीन मजदूरों का आना जाना, जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हो वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है कि टाइम पे आ रहे हैं, जा रहे हैं कि नहीं, एंड सो ऑन। इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन्स होते हैं, सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, सुपरिटेंडेंट होते हैं, एक्सेट्रा। ये कुछ रैंक्स बनाई गई हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए। अब अलग अलग कंपनी, अलग अलग बिजनेस में इन रैंक्स का यूज किया जाता है और उनके रैंक हिसाब से उनसे काम लिया जाता है। इट डिपेंड्स। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, रोल्स हैं, उनका देख लीजिए। असाइनिंग ऑफ जॉब्स एंड टास्क टू वेरियस वर्कर्स। सबसे पहले क्या है, अगर सुपरवाइजर्स होंगे, फोरमैन्स होंगे, तो ये उनके अंडर में जो मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनको जॉब और टास्क असाइन करते हैं। भाई मजदूर पकड़ के ले आए, अब आज तुमको दिन भर में ईंटा तोड़ना है, मकान तोड़ना है, कुछ भी करना है, तो वो दिन भर का काम हो जाता है, तो वो दिन भर ये काम करना है। दे गाइड एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर्स फॉर डे टू डे, उनकी रोज की कार्य करने की शैली को उनको बताते हैं, भाई दिन भर इस तरह से ऐसे काम करना है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितना काम हो रहा है, कितना प्रोडक्शन होगा, क्योंकि प्रोडक्शन करने वाला कौन बंदा होगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट नहीं, लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट में हमारे सुपरवाइजर्स आ रहे हैं, फोरमैन्स आ रहे हैं, वही मजदूरों से काम करा रहे हैं। अब मजदूर ही काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मजदूर अगर बैठा रहेगा तो जिस क्वांटिटी में प्रोडक्शन की नीड होगी उस क्वांटिटी में प्रोडक्शन हमारा नहीं हो पाएगा, तो उनसे उस क्वांटिटी में प्रोडक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, सुपरवाइजर्स होंगे, फोरमैन्स होंगे, कि वो उतना प्रोडक्शन करके दे दे। फोर्थ पॉइंट है, दे कम्युनिकेट वर्कर्स प्रॉब्लम्स, सजेशंस एंड रिकमेंडेटरी appeals etc to the higher level or and higher level goals and objectives to the worker। अब जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होंगे वो वर्कर की प्रॉब्लम्स, उनके सजेशंस, उनके रिकमेंडेशंस, उनको कि उनका क्या विचार है, वो सारी चीजें हायर लेवल तक पहुंचाते हैं और हायर लेवल की गोल्स और ऑब्जेक्टिव वर्कर्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, दे हेल्प टू सॉल्व द ग्रीवांसेस ऑफ द वर्कर। ग्रीवांसेस मतलब होता है समस्याएं। ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लेवल मैनेजमेंट होगा, मजदूरों की बात करें तो उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। भाई वो कहेंगे कि हमको मेरा बोनस बढ़ना चाहिए, मुझे बोनस मिलना चाहिए, दिवाली में बोनस मिलना चाहिए, छुट्टियां इतने दिन होनी चाहिए, काम करने का समय ये होना चाहिए। बहुत सारी इनकी समस्याएं हो सकती हैं। तो जो लोअर लेवल में सुपरवाइजर्स होते हैं ये इनकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द वर्कर्स। अब मजदूरों को ट्रेनिंग कौन देगा, मिडिल लेवल मैनेजर ट्रेनिंग देगा नहीं, सुपरवाइजर या फोरमैन, इन्हीं लोग ट्रेनिंग देते हैं मजदूरों को, भाई इस तरह से काम करो। भाई एग्जाम्पल कभी दिखाएंगे ना, कोई मजदूर किसी लड़के को पकड़ के ले, भाई ये काम करना है, तो भैया ये तो हमने किया, अभी किया ही नहीं, कैसे करेंगे बताइए। तो फिर वो सुपरवाइजर बताएगा, भाई देखो ये छेनी लो, ये हथौड़ी लो, इस तरह से तोड़ो, इस तरह से काम करो। तो वो ट्रेनिंग किसने प्रोवाइड किया, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एग्जाम्पल फोरमैन या सुपरवाइजर्स। दे अरेंज नेसेसरी मटेरियल्स, machines,
tools for getting the things done. लोअर लेवल मैनेजमेंट ही मशीन, टूल्स और दूसरे मटेरियल्स को इकट्ठा करता है जिससे कि कंपनी का काम सुचारू रूप से हो सके. They prepare periodical reports about the performance of the workers. यही सुपरवाइजर्स और फोरमैन्स मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही क्या करता है कि अपने जो भी वर्कर्स होते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में या मजदूर, उनकी रिपोर्ट बनाता है कि वो कितना कैसा बेहतर काम कर रहे हैं, और जो कर रहे होंगे उनको हिसाब से उनका मेहनताना अच्छा दिया जाएगा, बोनस दिया जाएगा, और नहीं तो फिर ये उनको और यही वो मोटिवेट भी करते हैं उनको, और भाई समझाते हैं, बढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, भाई तुम ये कर सकते हो, तुम ऐसे करो वैसे करो. तो मोटिवेट करने वाले भी लोअर लेवल मैनेजमेंट के सुपरवाइजर्स और फोरमैन्स ही होते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट फिर आ गया क्या? नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ डेटा. डेटा को हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया था शायद, चलिए डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज डेटा? हमारे इर्द गिर्द, हमारी चारों तरफ जो भी चीजें होती है, जो भी चीजें हैं, वो इन फॉर्म ऑफ डेटा है. ठीक है, तो डेटा को हम कह सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं और इंस्ट्रक्शन है जो ऐसे ही हमको मिल गए और हमने उसको अपने पास रख लिया, वो क्या हो गया? डेटा हो गया. लेकिन जब किसी डेटा को, किसी कलेक्शन ऑफ डेटा को हमने प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस करने का मतलब ये हुआ कि हमने उसको किसी क्रमबद्ध तरीके से लगा लिया, तो वो क्या बन गया? इंफॉर्मेशन, एक सूचना बन जाती है. ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं, डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस in a formalized manner which should be suitable for communication, interpretation or processing by human or electronic machine. अब कंप्यूटर को, जैसे कि आप कोई फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म जब भरते हैं किसी यूनिवर्सिटी के लिए, आपने फॉर्म भरा होगा ईसीसी में एडमिशन के लिए, तो जब आपने ईसीसी एडमिशन के लिए फॉर्म भरा होगा तो आप उस समय डेटा फिल कर रहे थे. आपको क्या बोल रहे थे कि डेटा फिल कर रहे हैं, अपना नाम दे रहे हैं, पता दे रहे हैं एंड सो ऑन. फिर जब आपने सारी चीजें फिल कर ली, तो वो फॉर्म फिल होने के बाद आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है. आप इंफॉर्मेशन मतलब एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलती है. आपने जो डेटा दिया वो प्रोसेस होके आपको एक एज एन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिली. वो क्या थी? एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट इंफॉर्मेशन थी कि भाई आपका फॉर्म फिल हो गया, आपका नाम, पता, एड्रेस, एग्जामिनेशन सेंटर फला फला है. तो डेटा क्या होता है? कोई भी किसी तरीके से हमको चीजें मिल जाए, उसको एज रखना, किसी तरीके से रखना, वो होता है डेटा. लेकिन जब उसको हम प्रोसेस कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड और क्लासिफाइड डेटा. इंफॉर्मेशन क्या होती है? डेटा को क्लासिफाई करना, मींस क्रमबद्ध तरीके से लगाना या ऑर्गेनाइज करना, एक सही तरीके से व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन. व्हिच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यू. डेटा की अपने आप में हम कहें तो कुछ किसी ने कुछ कहीं कुछ कॉपी में लिखा है, कहीं कुछ है, तो नहीं समझ में आ रहा क्या है. लेकिन जब उसको हमने क्रमबद्ध तरीके से लगा दिया तो उसका एक मतलब निकलने लगा, मींस एक रिजल्ट आ गया. जिसको भी हमने वो दिया उसके लिए एक मतलब है, एक सूचना है, एक इंफॉर्मेशन है. ठीक है, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा. मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं तो इंफॉर्मेशन बन जाती है. तो वही चीज कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन इज द प्रोसेस डेटा. और उसी प्रोसेस डेटा पे जो कंपनी के मैनेजमेंट होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं. इट्स ऑल अबाउट योर डेफिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन. अब हम इंफॉर्मेशन मिलती कहाँ से? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. बेसिकली 3 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट इज प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन. प्राइमरी इंफॉर्मेशन वो होती है जहाँ जो हमको ओरिजिनल जगह से डेटा, ओरिजिनल चीजें मिल रही है, हमने अपने कान से, आंख से देखा है, वो हमारा प्राइमरी इंफॉर्मेशन. सेकेंडरी इंफॉर्मेशन क्या है कि हमको ओरिजिनल से ना मिलके हमको किसी दूसरे से पता चल रहा है, दैट इज सेकेंडरी इंफॉर्मेशन. एंड द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन क्या हो गया कि हमको कहाँ क्या हुआ हमको कुछ पता नहीं है, बस कहीं लिख के हमको मिल गया. An external source of information is concerned with what is happening beyond the boundaries of the world. Means हमारे सीमा क्षेत्र, जो हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर क्या हो रहा है, कैसे हुआ,
उससे हमको पता चल गया कि हमारे बारे में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो रहा है, उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। फिर समझिए, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अपनी आंखों से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख रहा है क्या हो रहा है, तो उसको चीजें दिख रही है, तो वो ओरिजिनल है, दैट इज प्राइमरी इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर वही बात मैनेजर जाके बता रहा है, अब मैनेजमेंट ने देखा नहीं बॉस ने, लेकिन मैनेजर बता रहा है, अब जो मैनेजर ने बताया वो क्या हो गया, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। लेकिन ना मैनेजर ने बताया है ना बॉस ने देखा, अब ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के बाहर से उसको कोई बाहरी बंदा बता रहा है भैया आपके कंपनी के अंदर ये चीजें घट रही है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है सबको? सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन में प्राइमरी इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी है, एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन। किसी कोई डाउट? हेलो नो सर। नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है ना? नो सर। यस सर। नो और यस में क्या समझे? नो मतलब नहीं समझ में आ रहा, मजा आ रहा है पढ़ने में। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े। यस सर। यस सर, आगे बढ़िए। अब देखिए नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन का भी अपना एक रूप होता है। हमको इंफॉर्मेशन तो मिल गई, लेकिन अब उस इंफॉर्मेशन को हमारे सामने प्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट वन इज फॉर्मल इंफॉर्मेशन। फॉर्मल इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि इंफॉर्मेशन को जिस तरीके से होना चाहिए उसकी बनावट, उसकी रूपरेखा बिल्कुल वैसे ही है। जैसे कि आपसे कॉलेज में मांगा गया कि आप अपनी इंफॉर्मेशन, आपके एडमिशन के लिए आप अपनी इंफॉर्मेशन हमको दे दीजिए, तो आपको ये बात समझ में आई, लेकिन बताने वाला भी गड़बड़ और सुनने वाले भी गड़बड़। बताने वाले की तो बात छोड़ो, सुनने वाले को कहना चाहिए, पूछना चाहिए भाई, जिसकी जरूरत होती है उसको आगे आना चाहिए। आपने सुना नहीं, आपने ध्यान दिया नहीं, अपने हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन को एक कागज में लिख के दे दिए, तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा भाई ये क्या दे रहे हो, ये कोई तरीका, ये फॉर्मल वे है। आप अपनी इंफॉर्मेशन कॉलेज की वेबसाइट पे जाके फिल करिए। मींस कॉलेज की वेबसाइट पे एक फॉर्म बना होगा, उस फॉर्म में एक क्रमबद्ध तरीके से जब आप अपने डेटा को फिल करेंगे, तो वो डेटा कॉलेज के लिए क्या हो गया, फॉर्मल इंफॉर्मेशन। भाई जितने भी लोग कॉलेज की वेबसाइट के थ्रू फिल कर रहे होंगे, सबका फॉर्मेट तो सेम होगा ना, नेम होगा, एज होगा, एड्रेस होगा एंड सो ऑन। हो सकता है कि अगर आपने हर बंदे ने कागज में अलग अलग लिख के दिया होगा, किसी ने नाम पहले लिखा होगा, फिर सेकंड अपना एड्रेस लिखा होगा, फिर मम्मी का नाम लिखा होगा, फिर पापा का नाम लिखा होगा, अब किसी दूसरे बंदे ने पहले अपना एड्रेस लिख दिया, फिर नाम लिख दिया, फिर एज लिख दिया, तो सबने डेटा तो दिया अपना, लेकिन जो डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका था, जो मैनर था, वो अलग अलग हो गया। जो कॉलेज की वेबसाइट से कॉलेज ने डेटा को निकाला, आपने फिल किया, वो फॉर्मल इंफॉर्मेशन हो गया, और आप जो लिख के दे रहे हो वो क्या हो गया, इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन। और जो एक थर्ड इसमें कहा गया क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपकी चीजों को कितना ज्यादा और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि भाई मार्केट में हम सोना खरीदने गए, गोल्ड, ठीक, तो हमने बोल दिया भाई 1 तोला सोना लेके आए, 46,000 रुपए का मिला। ये तो हमने एक फॉर्मल इंफॉर्मेशन, कुछ भी मान लीजिए, फॉर्मल तरीके से बताया, फॉर्मल हमने बिल दिखा दी है, जिस बिल में लिखा होगा ये इतना है। इनफॉर्मल हमने बाय मुंह बता दिया कि भाई इतना हम खरीद के लाए हैं। अब क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटेटिव में भैया हम 4 दुकान गए, 4 दुकान में सर्वे किया, तो एक दुकान से हमने इतना हमने पूछा कितने में दोगे, तो उसने कहा इतने में देंगे, फिर हम लोगों ने बार्गेनिंग किया, तो इतने में 46,000 में 1 तोला सोना तय हुआ। इस दुकान से लिया है और उसमें इतना टाका लगा है, इतना मिलावट है, तो मतलब आपने कहे हुए चीजों में आपका जो बिल है उसमें और ज्यादा एट्रीब्यूट्स को ऐड कर दिया अपनी चीजों को समझाने में। तो जो क्वांटिटी थी आपके बिल की, आप क्वांटिटी मतलब जो भी चीज आप एक्सप्लेन करना चाह रहे थे अपने बिल को, उसको आपने और बता दिया और बढ़ा दिया, दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। जहां पे क्वांटिटी बढ़ जाए, आपको बेहतर तरीके से समझाया जाए, वो होगा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। मेरी बात समझ में आ रही है भाई सबको? हेलो? यस सर। इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन एक बार। फॉर्मल इंफॉर्मेशन
इनफॉर्मल सर। अभी पहले फॉर्मल तो सुन लो, तब तो इनफॉर्मल पे आओगे। ठीक है, देखो फॉर्मल ठीक है। इंफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि आप हमको एप्लीकेशन लिख के दे रहे हैं कि सर कल हम क्लास नहीं करेंगे। ठीक, अब जब आप हमको लिख के देंगे एप्लीकेशन, तो एक मैनर, एक स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे ना। आप कक्षा 3 से लेके कक्षा 12 तक पढ़ते आ रहे होगे एप्लीकेशन लिखना। टू द क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर, फला फला फला, सब्जेक्ट ये, आई बेग टू से दैट टुमारो आई विल नॉट कम क्लास। अंग्रेजी मुझको नहीं आती है तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो प्रार्थी को क्षमा करें, मुझको ज्वार हो गया, भाटा हो गया, सब कुछ लिख दोगे उसमें। ठीक, और नीचे अपना नाम पता लिख के एप्लीकेशन मेरे पास सबमिट कर दो। तो एक बने बनाए फॉर्मेट को, एक कंसिस्टेंट और स्ट्रक्चर्ड मैनर को जब आप फॉलो करते हो तो वो होता है फॉर्मल इंफॉर्मेशन। अब उसी चीजों को आपने मुझको मेल कर दिया, क्या कर दिया, मुझको ईमेल कर दिया, मुझको व्हाट्सएप कर दिया, किसी दूसरे लड़के के थ्रू मुझको कहलवा दिया, या फोन करके बोल दिया सर कल हम क्लास में नहीं अटेंड करूंगा, कल मैं नहीं आऊंगा, मैं कल कंपनी बाहर घूमने जा रहा हूँ। तो ये सही तरीका नहीं अपनी बातों को कहने का, बताने का, रिप्रेजेंट करने का, इंफॉर्मेशन को शेयर करने का। ये अनऑफिशियल तरीका होता है, इसको हम इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन कहते हैं। अभी समझ में आ रही है फॉर्मल और इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन में डिफरेंस? यस सर। जिस वालों को अभी नहीं समझ में आया था इनफॉर्मल समझ में आ गया भाई? चलो यस सर। ओके भाई, अब मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखें, क्योंकि मैं मिनी कोरोना से पीड़ित हूँ, सर्दी जुकाम बुखार है, मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत भयंकर। किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बस कर दिया आज? ठीक है सर। यस सर। सर अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है ना? गेट वेल सून सर। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू। प्रे करो भाई जल्दी से अच्छे हो जाए, तुम लोग के साथ फिर बकबक करें आपको हाँ सर जल्दी ठीक। क्यों योगेंद्र है कि नहीं हमारे? सर यस है सर, है। यस सर। है। अच्छा आज मैंने सर हूँ सर मैं। अच्छा आज मैंने क्लास में लोगों को ज्वाइन किया तो आज सारे बच्चे शांत थे, कोई कुछ बातचीत नहीं कर रहा था। किसी ने मना किया है क्या क्लास में बात और करने बच्चे से? ज्वाइन नहीं हो पाए सर। सर ज्वाइन नहीं हो रहे हैं सर, काफी बच्चे व्हाट्सएप पे ज्वाइन बार नहीं बार हो पाए। मैसेज कर रहे हैं। क्यों? मैंने तो सबको ऐड किया है जिसकी रिक्वेस्ट आ रही है, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ। काफी सर लोग और कह रहे हैं बच्चे सर ज्वाइन नहीं हो एक्सेप्ट। पाए सर, मैसेज कर रहे थे। काफी लोग बोल रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो पाए। अरे ऐसा सर क्लास में 60 बच्चे हैं सर, देखिए सर 28 30 दिखा रहे हैं। हाँ मेरे को इंक्लूडिंग भी 32 पीपल्स दिख रहे हैं। अब सर पता और नहीं बच्चों को ज्वाइन नहीं हो पाए, मैसेज कर रहे थे इनबॉक्स में। अब यार अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो बिफोर टाइम ही लिंक शेयर कर देता हूँ, कम से कम 10-15 मिनट देता हूँ कि 15 मिनट में लोग ऐड हो जाए। इवन पूरी क्लास में जब तक मैं पढ़ाता हूँ जब तक ज्वाइन होने की रिक्वेस्ट आती है तो मैं लोगों को ऐड करता जाता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ भाई आप क्यों लेट आ रहे हो, क्यों जल्दी जा रहे हो, भाई नेटवर्क इशू हो सकता है। अब उसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल कि लोग नहीं ऐड हो पा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो अपना नेटवर्क अच्छा लेके बैठा हूँ भाई। मेरे नेटवर्क तो मेरी तरफ से कोई किसी को दिक्कत ना हो, मेरी आवाज भी सबको क्लियर सुनाई देती होगी। यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक असाइनमेंट दे दूं क्या कि अभी रहने दें? अभी रहने दीजिए, रहने दीजिए। अभी रहने दीजिए सर। हाँ अभी कल नहीं लिखवाएंगे। अब कल लोग क्लास नहीं लेंगे, अब नेक्स्ट वीक क्लास लेंगे। क्यों सर? क्यों सर? अब भैया एक सब्जेक्ट की 4 थ्योरी क्लास होती है, तो इस वीक 4 थ्योरी क्लास मैंने ले लिया ना शायद। यस सर। यस हाँ तो मेरा कोटा तो पूरा हो गया ना। यस सर। यस सर। तो थोड़ा सा हमको बख्श दीजिए, शायद कल परसों रेस्ट ले थोड़ा सा सही हो जाए। सर हाउ डिड यू गेट पॉजिटिव? देख लीजिए कोई दूसरी क्लासेस, राहुल सर की क्लास हो, सी की क्लासेस या इंग्लिश की क्लासेस लेना चाहे वो लोग ले ले। तो सर कोई भी क्लास नहीं चल रही तो सर लगभग आपको कोई आइडिया है कि कब तक चलेगी क्लासेस? और सब क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? मेरी क्लास चल रही है, सी की क्लास चल रही सर है। आपकी चलिए, सी की चल रही है और कम्युनिकेशंस की चल रही है, उसके अलावा सब और 2-3 क्लासेस मैथ इंपॉर्टेंट है सर, मैथ नहीं चल रहा। और मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और एक और सर्किट्स वगैरह कोई क्लास है ना? हाँ सर नहीं चल रही है। हाँ अब उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई हैव नो आइडिया।
ठीक है, ओके चलो ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।